Hello all, welcome to our YouTube channel. So after your unpredictable or unusual prelims examination, I hope you all started preparing for your mains exam. अब इस स्पेसिफिक टाइम पे कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाए इसके बारे में हम आज के लेक्चर में हिस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी. Now at this point of time, many students are asking whether they should follow the strategy of completing whole syllabus and analyzing previous year questions paper or not. तो ध्यान रखिए एक चीज, आप लोगों को अभी भी उसी स्ट्रैटेजी पे चलना है जहां पे आपका फोकस होना चाहिए टू कंप्लीट होल सिलेबस विच इज गिवन बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करना, इंसाइट लेना कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है और उसके साथ साथ पंजाब सिविल सर्विसेज में जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो दोनों तरह के हैं, यानी कि डिफिकल्ट हैं, इजी हैं, एनालिटिकल हैं, डायरेक्ट हैं. तो आप लोगों को नॉर्मली भी इस प्रिपरेशन के लिए बहुत गहराई में जो है वो तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि एनालिसिस ऑफ इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक. क्लियर? तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अगेन वही रहेगा, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चंस को देखना, दोनों को रिलेट करना और एक स्ट्रैटेजी कार्व आउट करना कि हमारी प्रिपरेशन कैसे रहेगी फॉर हिस्ट्री सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1. तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. देखिए नॉर्मली फॉर मेंस एग्जामिनेशन हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज कल्चर ऑफ इंडिया, थर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री, फोर्थ पंजाब हिस्ट्री. अब जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री, वो मेंस में नहीं पूछी जाती. एंशिएंट एंड मिडाइवल फेज के कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर? कि पेंटिंग था, रिलीजन के ऊपर सवाल पूछने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर. क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगेन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो कल्चर जो है वो आपने पिक करना है फॉर योर कल्चर ऑफ इंडिया जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा. तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस भी करूंगा कि किस सब्जेक्ट को, किस पार्ट को आपने कैसे अप्रोच करना है. नॉर्मली एक ट्रेंड ये है कि हर एक चाहे कल्चर ऑफ इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए, पंजाब हिस्ट्री की बात की जाए, तो यहां पे आपको नॉर्मली एक एक सवाल देखने को मिलता है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिले फ्रॉम जो हमारे लास्ट 3 बार मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं इन 2013, 15 एंड 18. हो सकता है इस साल ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए, कल्चर से ज्यादा सवाल आ जाएं या वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए या पंजाब हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएं. तो आप लोगों के पास, आप लोगों के कंट्रोल में ये तो नहीं है कि कितने क्वेश्चंस किस एरिया से आएंगे. आप लोगों के कंट्रोल में एक चीज जरूर है दैट इज यू शुड कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ योर इंडियन हिस्ट्री या ऑफ योर हिस्ट्री और उसके साथ साथ बाकी जो भी आपके जनरल स्टडीज के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करना आपके मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकती है. ऐसे टॉपिक्स जिनसे अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी मानी जाएगी फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. तो आपका जो मेन फोकस है इस टाइम पे वो कंप्लीशन ऑफ योर होल सिलेबस होना चाहिए. अब सबसे पहले अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, अब देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले सिलेबस रीड करते हैं. सिलेबस इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको सिर्फ 3 सालों के ही देखने को मिलेंगे और चांसेस हैं, नॉर्मली ऐसा ही रहता है, सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट नहीं रहता है, सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा. तो अगली बार हो सकता है कि किसी और एरिया से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाए. यही कारण है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो सबसे पहले देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 18th सेंचुरी? वैसे तो 1750 है लेकिन हम लोग हिस्ट्री में 1757 के बाद के टाइम पीरियड को जो वो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी कंसीडर करते हैं क्योंकि 1757 हिस्टोरिकल ईयर है बैटल ऑफ प्लासी. क्लियर? अंटिल द प्रेजेंट यानी कि आज तक जो जो इवेंट्स हुए 1757 से लेके 2021 तक जो जो हुआ वो तुम्हारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और इसमें हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज. अब देखो बहुत ही जर्नली आपके सिलेबस को डिफाइन किया गया है. अब सिग्निफिकेंट इवेंट तो कुछ भी हो सकता है जिनमें 1857 रिवोल्ट है, कांग्रेस की फॉर्मेशन है, कांग्रेस के डिफरेंट सेक्शंस हैं, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के दौरान होम रूल मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन, पूर्ण स्वराज की डिमांड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मल्टीपल इवेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पे बहुत ही लूजली एक स्टेटमेंट दी गई है और यहां पे किसी भी तरह का इवेंट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जनरली लिखा हुआ है यहां पे। तो अब सवाल आता है कि आपने अब कैसे अपनी अप्रोच जो है वो मेंस के लिए रखनी है। तो अब क्या करना है, आपने जितनी भी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से आपने कोई एक किताब पढ़ लेनी है। अभी तक ये हो सकता है क्योंकि आप प्रीलिम्स आई होप आप लोगों ने सीरियसली दिया होगा, क्लियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा प्रिपरेशन के थ्रू आपने अटेम्प्ट किया होगा ये सोच के कि मेंस जो है वो जल्दी ही हो सकता है। तो अभी तक आपने एक एक किताब जरूर पढ़ी होगी रिकमेंडेड। नहीं पढ़ी है, नहीं रीड की है, कौन सी रीड करनी है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा, क्लियर। तो 1757 से लेके 2021 के बीच में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम की है, चाहे आपकी जो है वो बिपिन चंद्रा है, या फिर आपकी प्लासी टू पार्टीशन है शेखर बंदोपाध्याय, जो भी आपके रिकमेंडेड बुक्स आपने रीड की हैं उनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन इन रिकमेंडेड बुक्स और उसके साथ साथ एनसीईआरटी से की जाती है। तो जो जो टॉपिक्स उनमें मेंशन है उन टॉपिक्स को आपने कवर करना है फॉर योर मेंस एग्जाम, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आपका कंट्रोल ज्यादा अच्छा एस्टेब्लिश हो। सेकेंडली, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, ब्रह्मो समाज की बात की जाए, आर्य समाज की बात की जाए, तो मल्टीपल सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो आपको हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। अगेन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स कब से कब तक देखनी है आपने, फ्रॉम 1757, और फोकस करना है पंजाब में, क्लियर। पंजाब से रिलेटेड चाहे नामधारी है, निरंकारी है, क्लियर है, या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है, आपकी गदर मूवमेंट है, तो मल्टीपल मूवमेंट जो है वो आपने यहां पे कवर करनी है, क्लियर। और पंजाब की मूवमेंट्स को स्पेशल फोकस करना है। तो जब भी आप नेशनल लेवल की मूवमेंट्स देखोगे एट द सेम टाइम, चाहे किसी किताब में आपको मिल जाएगा या आप इंटरनेट पे सर्च करोगे और पंजाब की कुछ मूवमेंट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, क्लियर, ताकि आप उन मूवमेंट्स के ऊपर अगर सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आपकी चलेगी, कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस में अलग अलग एरियाज के लोग रहेंगे, बंगाल के लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, मद्रास के लोग हैं, उसी तरह से पंजाब की तरफ से भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। तो आपको तो ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई उनके ऊपर तो फोकस करना ही करना है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो पंजाब के साथ स्पेशली एसोसिएटेड है, चाहे रोलेट एक्ट का पास होना, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके साथ लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह, इन सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और पंजाब स्पेसिफिक आप लोगों की प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी, यानी कि नेशनल लेवल पे आप लोग देखोगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में एक तो गांधी जी वाला चल रहा है, नॉन वायलेंस मूवमेंट, दूसरी तरफ हमारे रेवोल्यूशनरीज चल रहे हैं जो हथियार उठाए हुए हैं, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्लियर। तो वहां पे आपने पंजाब में दोनों तरह की मूवमेंट थी, पंजाब में नॉन वायलेंस वाले लोग भी थे और जो पंजाब है उसमें रेवोल्यूशनरीज भी थे, तो ब्रिटिश एम्पायर को उन्हीं की ही भाषा में जवाब देना चाहते थे। तो पंजाब वाले एरियाज पे आपने स्पेशल फोकस करना है। पंजाब में जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, वो हमारा स्पेशल फोकस एरिया होना चाहिए, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स व्हिच वर हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्लियर। और उसके बाद रहेगा तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, यानी 1947 के बाद हमारा देश कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, वो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटी में पढ़ते हो, कुछ इकोनॉमी में पढ़ते हो, और कुछ एस्पेक्ट जो आप लोग हिस्ट्री में भी कवर करते हो। तो आज तक जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के ऊपर हमें कभी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, पिछले 3 एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, क्लियर। 1757 से लेके 1857 तक भी कोई बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखने को मिला। तो देखिए ये साइलेंट टॉपिक्स हैं, हो सकता है यहां से इस बार जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करना है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस आपको यहां पे दिया गया है। अब इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए
2018 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले देखिए कैसे पंजाब को स्पेशल रेफरेंस के रूप में यूज किया जा रहा है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। अब यहां पे पहला कीवर्ड जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग सेशंस रहेंगे उनमें हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करके आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आपने अप्रोच करना है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। तो आपने जो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उनके बारे में नहीं लिखना है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। विद स्पेशल रेफरेंस टू गदर पार्टी एंड उधम सिंह। तो जब आप कंट्रीब्यूशन लिखोगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया हुई, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी है, चाहे फॉर्मेशन ऑफ बर्लिन कमेटी है, क्लियर है, या उधम सिंह का बाहर जाना, जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल ड्वायर को मारना, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो आप लोगों को अब ध्यान रखना, यहां पे अपना आंसर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गदर पार्टी और उधम सिंह जी के बारे में ही लिख रहे हो। आपका इन जनरल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के दौरान क्या हुआ और उसमें स्पेशल रेफरेंस बार बार एग्जांपल के रूप में कोट करनी है गदर पार्टी की और उधम सिंह की, कि कैसे जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आउटसाइड इंडिया चल रही थी उनका नेचर था, दे वर सेकुलर इन नेचर। क्लियर, वहां पे हर धर्म के लोग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते थे। किस तरह से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया चल रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स फॉलो कर रही थी वहां के, नो डाउट यहाँ के तो नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो आपका जो डायमेंशन है वो मल्टीपल होना चाहिए। इन्हीं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में आउटसाइड इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिली। क्लियर, तो अगेन जब कंट्रीब्यूशन की आप बात करोगे तो आपको मल्टीपल डायमेंशन में कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ये जो कीवर्ड्स हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो हमारे जब जैसे ही सेशन शुरू होंगे वहां पे हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के साथ एसोसिएशन है, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज चाहते थे अंग्रेजों को बाहर निकालना। क्लियर, जिस भाषा में वो समझते हैं, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उसी भाषा में समझा के। अब यहां पे मेन फोकस आपका गदर पार्टी एंड उधम सिंह जी के ऊपर रहेगा। क्लियर, तो अदर बाकी एक्टिविटीज के साथ इन दोनों पार्टीज को स्पेशल रेफरेंस दी जाएगी अपने आंसर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, कमेंट। अब देखिए यहां पे मैंने वर्ड्स भी लिखा है 200 वर्ड्स के जो है वो आपको आंसर्स देखने को या क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। या तो आपको 100 वर्ड्स का आंसर लिखना है आपने, या तो 200 वर्ड्स का लिखना है। क्लियर, या तो 7 नंबर का सवाल होगा या 15 नंबर का सवाल होगा। क्लियर, अब उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, हो सकता है 10 का हो सकता है 12 का हो सकता है 20 का हो। क्लियर, तो वो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया रहेगा जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। जब आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हो, आप 250 में भी लिख सकते हो, जब आप 100 में लिख सकते हो, 150 में भी लिख सकते हो। तो आपके लिए जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये नहीं रहेगा कि एग्जाम में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 की जगह 20 हो गए, 15 की जगह 10 हो गए, 15 की जगह 25 हो गए। तो वो आपके लिए उतना मेजर टास्क नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ वर्ड्स तो उतने ही रहेंगे। तो देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वाज द आर्किटेक्ट। देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और कॉन्ट्रीब्यूटर्स, और ध्यान रखना इंडिविजुअल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। अब जब जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप पढ़ते हो नॉर्मली, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जहां पे हेडिंग होगा जवाहरलाल नेहरू वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। नो डाउट कुछ बुक्स में है भी लिखा हुआ, स्टेटमेंट भी दी गई है इसके बारे में, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न इंडिया में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, चाहे वो डिफेंस डेवलपमेंट है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन है, क्लियर है, चाहे एजुकेशन पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन है, देश को इकट्ठा रखना है इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के ऊपर देख लिया, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहां पे आपका डायरेक्टिव लिखा गया है कमेंट, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है, एक कोट है, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। अब आपका कमेंट इस स्टेटमेंट के फेवर में भी हो सकता है कि हाँ जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चीज है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जब आपने स्टेटमेंट दे दी और इसको एग्री करके, तो इसका मतलब है आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग योर आर्गुमेंट्स कि कैसे ये स्टेटमेंट सही है। आपने बोला नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैसे ऐसा नहीं करना है। क्लियर, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा नेगेटिव टोन हो जाएगी। पर मान लो अगर आपने कमेंट कर दिया नेगेटिव कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। या आप लोग कमेंट में ये भी लिख सकते हो, दोनों डायमेंशंस भी डाल सकते हो कि हाँ थे और नहीं थे, बट बेटर यही रहेगा कि पॉजिटिव डायमेंशन जो वो कमेंट में रखो, आपके लिए थोड़ा सही रहेगा क्योंकि टोन ऑफ योर आंसर शुड बी पॉजिटिव इन नेचर। और कंक्लूजन में कभी भी नहीं लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू अच्छे नहीं थे। क्लियर, हमेशा एक पॉजिटिव जो हमारा जब टुवर्ड द एंड ऑफ योर आंसर कभी भी एक निराशा
क्लियर, हमेशा जो है वो आशावादी ही होने चाहिए आप लोग, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। नहीं तो परेशानियों को देख के, प्रॉब्लम्स को देख के वो फिर सर पकड़ लेगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता। क्लियर, तो वो हर जगह आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपका वो वाला एटीट्यूड। तो 2018 में देखिए, ये तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है या आपका रेवोल्यूशनरी या तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2015 में 3 क्वेश्चन थे, क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो ये डायरेक्टिव्स को कैसे अप्रोच करते हैं, इसके बारे में भी जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन चलेगा वहां पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ लाला लाजपत राय। पर्सनैलिटी के ऊपर यहां पे भी क्वेश्चन आया, यहां पे भी आ गया। अब ये लाला लाजपत राय किसके साथ एसोसिएटेड है? पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। ऑब्वियस सी बात है, जो पंजाब से रिलेटेड पर्सनैलिटीज उनके बारे में हमें वैसे भी पता होना चाहिए, चाहे बुक्स में नहीं है, आपको थोड़ा सर्च करके देखना पड़ेगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ लाला लाजपत राय इन द पॉलिटिकल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, 200 वर्ड्स में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में यहां पे आपने एक्सप्लेन करना था। थर्ड है, 4 क्वेश्चंस हैं 2015 में। व्हाट वाज द प्लेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, फिर आ गया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, थ्रो लाइट ऑन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ सरदार भगत सिंह। कौन सी पर्सनैलिटी आ गया? देखो पंजाब की एक और पर्सनैलिटी यहां पे आ गई। नेक्स्ट है रोल ऑफ सरदार पटेल, एक और पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन, इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ये जो 100 वर्ड्स का जो है वो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो है ये 15 नंबर के। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो कि बेसिकली जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चंस, ये ऐसा नहीं है कि पंजाब में, ये नॉर्मली यूपीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पर्सनैलिटी बेसिस के ऊपर या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और हिस्ट्री जो है वो वैसे भी पर्सनैलिटी के सराउंडेड ही बिल्ड हुई कहानियां हैं, तो वहां पे पर्सनैलिटीज की कंट्रीब्यूशन है। तो बेटर यही है कि आप आइडेंटिफाई कर लो जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हुई हैं, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे, चाहे वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, क्लियर, या आपके लॉर्ड कैनिंग्स, लॉर्ड कर्जन, हो सकता है इनके ऊपर भी पूछ ले, डन, तेरा चांसेस। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, महात्मा गांधी, क्लियर, स्पेशली जो पंजाब के हैं, चाहे गदर पार्टी से रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, सारे के सारे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, और आपको पर्सनैलिटी बेसिस के ऊपर, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जो है वो थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा। हो सकता है तिलक के ऊपर सवाल पूछ ले, क्लियर है कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्लियर, या हो सकता है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर पूछा जाए, डन, हो सकता है लाला हरदयाल जी के ऊपर पूछा जाए, डन। तो पंजाब से रिलेटेड पर्सनैलिटीज और इंडियन पर्सनैलिटी जो उसके ऊपर मेन फोकस करना है। यहाँ पे देख लो, मोरलेस आपको पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यार, ये ट्रेंड हमें बताता है कि क्या फोकस करना होता है। तो अगर हम ये फोकस भी नहीं करेंगे तो आप खुद सोच लो कि हम अपने आप को गेम से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो एटलीस्ट अगर सेम जो एग्जाम का नेचर है अगर वो रिपीट हो जाए तो आप एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आप आंसर राइटिंग करोगे, आपको खुद जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है वो अपने आप सीखोगे कि कैसे जो है वो कम शब्दों में, ज्यादा शब्दों में अपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कैटर करना है या लिखना है, क्लियर। उसी तरह से देखिए 2013 में क्रिटिकली डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी थी, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में जो है वो उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। लेबर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे नॉन कॉपरेशन में, सिविल डिसओबीडियंस में नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि पहले तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि सिविल डिसओबीडियंस भी सबको पता होता है, नॉन कॉपरेशन भी सबको होता है, लेकिन कंपैरिजन नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि कभी एनालिसिस किया ही नहीं। हमेशा फैक्ट्स पढ़े कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो है वो हमने फीचर्स पढ़े, लेकिन पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। तो तभी है कि जब जो आप है तो प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन है, पढ़ा है दोनों, लेकिन क्या आपने देखा कि सिविल डिसओबीडियंस में ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स अपनाए गए थे एज कंपेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लॉज को जानबूझ के ब्रेक किया जा रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बड़े बाद में लॉज को जानबूझ के ब्रेक करने की कोशिश की गई, क्लियर। तो इस तरह के जो दायरे हैं, इस तरह का जो कंपैरिजन है वो तब बिल्ड होता है जब आप हर एक इवेंट को अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स जो आपने पढ़े हैं उनको कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है टू व्हाट एक्सटेंट डिड दी, देखो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर फिर से सवाल आ गया, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी, क्लियर। तो एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल पूछा गया है, हर बार पूछा गया, दैट इज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स,
क्लियर। तो अभी तक अगर मैं आपको सिलेबस के साथ लिंक करूं, वैसे ये पक्का नहीं है कि इस बार भी क्या होगा, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, कोई सवाल जो है वो आपको मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके एटलीस्ट 19 तक तो नहीं कोई देखने को मिला, नहीं मिला अभी तक, क्लियर है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो 18th सेंचुरी की है, लेकिन उनके बारे में अलग से मेंशन किया गया है, तो या तो यहां से टॉपिक देखने को मिले या आपको फ्रीडम स्ट्रगल से देखने को मिले। इसके अलावा ना यहां से कोई टॉपिक आया, और यहाँ पे जो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर 1919 तक है, वहां तक भी आपको कोई टॉपिक अभी तक देखने को नहीं मिला। तो देयर आर चांसेस कि इस बार हो सकता है यहां से पूछ लें, यहां से पूछ लें। तभी है कि सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है, बट क्या समझे, ये दोनों टॉपिक्स तो किसी भी सूरत में छोड़ने ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वैसे मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कुछ भी छोड़ के जाओ, क्योंकि अगेन एग्जाम में सिलेबस में से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये टॉपिक तो दुनिया यहां से वहां हो जाए, ये दोनों टॉपिक्स जो है वो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, फ्रीडम स्ट्रगल और उसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। समझ आया कहानी की नहीं आया? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सिलेबस डायरेक्टली यहां पे लिखा है, कैसे है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि कहां से पढ़ना है, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप लोग देखो क्या करोगे। सबसे पहले कल्चर के ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। अब ध्यान रखो, ये जो आपकी बुक है दैट इज प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ये बुक 1757 से लेके 1857 तक के इवेंट्स को बहुत अच्छा कवर करती है, क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री है नॉर्मली, जैसे या तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये किताब पढ़ा होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की। ऐसा भी मानते हैं कि ये किताब जो है वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो काफ़ी लोग विपिन चंद्र जो किताब है विपिन चंद्रा, उसको जो है वो रिकमेंड करते हैं। और मैं भी कहूँगा कि अगर आपने विपिन चंद्रा पढ़ी है तो आप उसी को ही पढ़ो, तो आपको राजीव अय्यर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी ने इसको भी रीड किया है तो आप इसको भी एक बार जो है वो फिर से रीड कर सकते हो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ या उनको एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हो। क्लियर। जो शेखर बंदोपाध्याय है ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल बुक है, काफी अच्छी किताब लिखी गई है, लेकिन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले 100 ईयर्स यानी कि फ्रॉम 1757 टू 1857 ही अच्छे तरीके से आपने रीड करने हैं। बाकी 1857 के बाद आपको चाहे विपिन चंद्रा पढ़ लो या जो आपकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप इसको भी रीड कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चलो ये तो तुमने कर लिया, जो एनसीईआरटीज हैं, और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी, +2 की एनसीईआरटी है, जिसमें 3 थीम्स हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो थीम 3 आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपने वहां पे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको जरूर रीड करना, और उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है। क्लियर, क्योंकि एनसीईआरटीज हमेशा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं कमीशंस के लिए। तो अपने एनसीईआरटीज तो आपका ऐसा रख लीजिए कि एनसीईआरटीज तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो है वो आप किसी भी एक रिकमेंडेड बुक को जो अभी तक आपने पढ़ी है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। देखिए, अगर आपने इंस्टीट्यूट के नोट्स कहीं से पढ़े हैं आप उनको पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स नॉर्मली इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपने जो है वो विपिन चंद्र रीड की है आप उसको पढ़िए, आपने राजीव अय्यर की है उसको पढ़िए। क्लियर। और अगर आपने शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी है तो उसको करिए। सिर्फ एक किताब के लिए स्टिक रहिए। प्रॉब्लम आपको आएगी जो फेज है इन बिटवीन 1757 टू 1857, क्योंकि ये नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपके नोट्स में है या आपने सेल्फ स्टडी की है वहां पे है, तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर उस स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे शायद आप नई किताब ना पढ़ना ना, मैं तो कभी भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि नई बुक पढ़ो। क्लियर। आई होप आपने अभी तक जो है बुक तैयारी प्रिपरेशन इसी तरह से की होगी कि आप लोगों ने जल्दी ही मेंस लिखना है, पर एनसीईआरटी सब पढ़ोगे। इसके अलावा एक रिकमेंडेड किताब आपने पढ़नी है। मोर और लेस टॉपिक्स में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है, टॉपिक्स ऑन एन एवरेज देखे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक किताब में आपको कॉमन ही देखने को मिलते हैं। एनालिसिस नो डाउट डिफरेंट है, लेकिन टॉपिक्स जो है वो सेम है। तो ये थोड़ी सी कहानियां जो है वो आप लोगों को तो जो है वो फोकस करना है। पर जिस तरह से अभी तक क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें शायद आपको प्लासी टू पार्टीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि सिलेबस में दिया गया है तो इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक्स्ट्रा कॉशन देना कि 100 ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है दैट इज कल्चर ऑफ इंडिया। कल्चर ऑफ इंडिया में देखिए, इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ढंग से पढ़ो इसको। इसका मतलब है जो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, मिडाइवल हिस्ट्री रीड की है अभी तक, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई, कैसे रिलीजन डेवलप हुआ, कैसे आर्किटेक्चर डेवलप हुआ,
क्लियर है? कैसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुई, कैसे पेंटिंग्स डेवलप हुई, डांस डेवलप हुआ, म्यूजिक डेवलप हुआ, पोट्री डेवलप हुई, ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जो है वो आपको कवर करने हैं। हर एक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर जो आपको कवर करना है। क्लियर? और यहां पे मैं आपको एक किताब रिकमेंड जरूर करूंगा, चाहे आपने कुछ और करना है नहीं करना है, वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, तो करना ही करना है, क्योंकि अभी तक एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आया है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्योंकि कल्चर के ऊपर एक और बुक है, जैसे मैं किताब रिकमेंड कर देता हूं आपको, देखिए यहां पे है, दैट इज योर नितिन सिंघानिया। ये भी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि काफी बच्चों ने जरूर इसको रीड किया होगा, तो इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। लेकिन अगेन मैं हमेशा इस किताब को आपको पुश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स आपके सिलेबस के साथ बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं। तो ध्यान रखो, एनसीईआरटी ही कल्चर के लिए पहली प्रेफरेंस है। यहाँ पे एनसीईआरटी है, उसके साथ रिकमेंडेड बुक जरूर पढ़नी है। कल्चर में अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहोगे इसको तो आपकी मर्जी है, अगर इसको एक बार रीड किया तो आप जरूर इसको पढ़ सकते हो। अब वो बच्चे जो आने वाले टाइम के लिए मेंस तैयार करना चाहते हो, उनके लिए नहीं, उनके लिए उन्होंने दोनों रीड करनी है। ठीक है? जो इस साल देना वाले हैं सिर्फ उनके लिए मैं आपको उनके लिए जो है वो स्ट्रैटेजी बेसिकली शेयर कर रहा हूं। क्लियर? क्योंकि नई बुक रीड करना अवॉइड करना है अनटिल और अनलेस आपने किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हो। नई किताब आपने नहीं पढ़नी है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब देखो कैसे कल्चर से सवाल, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनको देख लेते हैं। देखिए पहला 2018 में संगम एज, इस बार संगम एज आई थिंक आपको याद आ गई होगी। संगम एज वाज द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। क्लियर? मेनली लिटरेचर डेवलपमेंट में इसको माना जाता है। जिंथ ऑफ मुगल पेंटिंग अंडर जहांगीर, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एनालिसिस कुछ नहीं, सीधी इंफॉर्मेशन आपने यहां पे डालनी है। 15 में चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस कि किस तरह से जो है वो चार बाग स्टाइल था, किस तरह से मीनारत सिस्टम था, सारे का सारा जो वो मुगल आर्किटेक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें पाया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटीज में सब दिया है। थ्रो लाइट ऑन अर्बन कैरेक्टर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्लियर? तो कैसे आपको अर्बन एलिमेंट्स के बारे में पता चला जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जब आपने उसको एक्सकवेट किया, तो किस तरह से आपने देखा कि वहां पे अपर टाउन है, लोअर टाउन है, कंक्रीट बिछा हुआ है। क्लियर है? तो कैसे आप लोगों को पता लगा कि वो जो है वो बेसिकली अर्बन कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पोर्ट्रे करता है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन कैरेक्टर। तो देखिए नॉर्मली, ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली रूरल और अर्बन एरिया को डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरियाज को देखोगे, मोहनजोदारो देखोगे, हड़प्पा देखोगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि बेसिकली जो सिटी एरियाज हुआ करते थे, दे वर बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रेड्स। क्लियर? तो जहां पे सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज होती है, दे आर अर्बन एरिया। जहां पे प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है, दे आर रूरल एरियाज। अगर मैं करंट कंटेक्स्ट में भी बताऊं तो उस जमाने में भी ऐसा ही था। तो क्योंकि जो सिटीज हुआ करती थी मोहनजोदारो की, उसके आसपास तो नो डाउट एग्रीकल्चर हुआ करता था, लेकिन वहां पे आसपास के एरियाज अपने सामान को बेचा करते थे, तो वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। क्लियर? तो चाहे वो तुम्हारे पास एविडेंसेस ऑफ ट्रेड हैं, चाहे उनके हाउस के स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे जो डिवीजन है इन बिटवीन अपर टाउन एंड लोअर टाउन, वो सारे के सारे जो है वो आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। चाहे बाहर से मिलने वाली इंपोर्ट आइटम्स हैं, चाहे इनकी आइटम्स बाहर मिल रही हैं, ये सारे के सारे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगेन इन क्वेश्चंस को भी मैं जरूर पिक करूंगा जब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग सेशन शुरू करेंगे। क्लियर? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कल्चर से, तभी मैंने आपको कहा एनसीईआरटी भी कर लोगे, शायद तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वाइड है। इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जहां पे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखने को मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका 18th 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। क्लियर? चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्लियर? कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, जब ब्रिटिश एम्पायर कोलोनाइज कर रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया को उन्होंने कोलोनाइज किया, उसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ और उसके साथ साथ बाकी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज भी आपको इंडिपेंडेंट होती हुई देखने को मिली, दे आर पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ये डायरेक्टली आपका सिलेबस में लिखा गया है। तो आप कोशिश करिए इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की। पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप वर्ल्ड वॉर्स को कवर करते हो तो वो सारे का सारा टाइम पीरियड जो है वो आपकी 20th सेंचुरी का कवर हो जाता है।
क्लियर। अगर मान लो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वो शुरू हो रहा है, क्लियर, तो वो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो इमीडिएटली नहीं होगा, वो 10, 15, 20 साल पहले शुरू हो जाएगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले 10, 15 साल तक आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज आ जाएंगे और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो मोर और लेस जो दायरा है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो टॉपिक्स डायरेक्टली लिखे गए हैं आपको इनके बारे में तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पेसिफिक टॉपिक है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को करो। जो जनरल टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वॉर, अब ये थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि इनके साथ इंटरलिंकेज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। तो इसको कहां से फॉलो करना है अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 2018 में क्या क्वेश्चन आया था, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। 2015 में एनालाइज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरा आ गया इटालियन यूनिफिकेशन, रीड रोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो एक एक सवाल है और डायरेक्टली आपके सिलेबस से देखने को हम लोगों को मिला है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा नहीं है छोड़ोगे, एक किताब जो है वो आप लोग इसके लिए पढ़ोगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो आपकी एक बुक आती है दैट इज योर अर्जुन देव, एक ओल्ड एनसीईआरटी भी है इनके नाम पे एक किताब भी आती है। क्लियर। आप उस बुक को पढ़ सकते हो। उसमें 18th सेंचुरी के इवेंट नहीं देखने को मिलेंगे। तो 18th सेंचुरी के 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए, दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उनको जरूर कवर करिए, चाहे इंटरनेट से देख लीजिए 2 टॉपिक्स को, बाकी आप अर्जुन देव की किताब से कवर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ ध्यान रखिए कई जगह आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। मान लो कोई कंसेप्ट नहीं देखने को मिला, जैसे कम्युनिज्म जो है वो किताब में नहीं अच्छा दिया गया, तो फिर बेटर यही है कि थोड़ा सा इंटरनेट से जो है वो हेल्प ले लीजिए। आजकल बहुत सारा सोर्सेज जो है वो मौजूद है, वहां से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। कंसेप्ट क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। क्लियर। और लास्ट जो है वो हमारी है दैट इज और पंजाब हिस्ट्री। तो पंजाब हिस्ट्री में देखिए रंजीत सिंह राइज टू पावर, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेशंस विद ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो सिख वॉर। तो 2 ही टॉपिक है, महाराजा रणजीत सिंह और एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे, महाराजा रणजीत सिंह भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर होंगे, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आपको जो है वो पंजाब हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चाहे इंटरनेट से सर्च कर लीजिए या जो आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उनको भी जो है वो एक बार रीड कर सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेट से थोड़ा सर्च मार लीजिए महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और देखिए डायरेक्टली सवाल है। महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह जी के ऊपर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीनों बार इन्हीं के ऊपर सवाल पूछा गया। तेरा चांसेस की एंग्लो सिख वॉर के ऊपर सवाल पूछा जाए। क्लियर। तो सिलेबस जो है, जैसे पंजाब हिस्ट्री मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप थोड़ा इंटरनेट को थोड़ा स्क्रॉल करिए, सर्च करिए, वहाँ से ज़रूर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। या कोई भी आप रिकमेंडेड बुक पंजाब से पढ़ रहे हो, अगर उसमें ये सारे सिलेबस मेंशन किए गए हैं, टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। क्लियर। उसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं अर्जुन देव जी के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ लो, या अर्जुन देव की किताब आती है उसको रीड कर लो। जो 1-2 टॉपिक बच के अगेन इंटरनेट की वहाँ पे सहायता लो। कल्चर ऑफ इंडिया के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, सफिशिएंट है क्योंकि क्लियर। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया कि आपने जो है उसको किस तरह से अप्रोच करना है। तो ये था हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कि कैसे हमारी अप्रोच रहेगी, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे शायद मैंने आप लोगों के साथ ये नहीं डिस्कस किया, देखो कल्चर के नहीं डिस्कस किया ना। देखो पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, पेंटिंग इसका पार्ट है, आर्ट फॉर्म्स का पार्ट है। संगम लिटरेचर, मुगल पेंटिंग हो गया, संगम लिटरेचर आ गया, मुगल आर्किटेक्चर आ गया आपका, डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है। अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अगेन आपका जो है ये भी वेरियस आर्ट फॉर्म्स का पार्ट आ जाएगा। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका आर्किटेक्चर के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो डायरेक्टली सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही कारण है सिलेबस जो अब आपको करना पड़ेगा। अब सिलेबस में काफी ऐसे पोर्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगेन आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करने का। क्लियर। तो ये है आपका अर्जुन देव की किताब है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली लेट 19th सेंचुरी से है, मतलब आपको जो 18th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे, 19th सेंचुरी के इवेंट्स है उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, पंजाब स्टडी ग्रुप। यहाँ पे ये जो आज की पीडीएफ है और जो फ्यूचर में आने वाली हमारी पीडीएफ्स रहेंगी, जो हमारे सेशंस रहेंगे वो वहाँ पे शेयर किए जाएंगे, जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो और इनसे रिलेटेड जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की उसको भी प्राप्त कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।